हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना जो चैप्टर चल रहा है आनुवांशिकी में कल डियर स्टूडेंट्स मैंने मेंडल के बारे में बताया। आनुवांशिकी होता क्या है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद क्या है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना और उनकी सफलता के कारण क्या रहे, ये मैंने कल के लेसन में आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स पढ़ाया था। उसी में मैंने पढ़ाया था कि मेंडल ने मटर के पौधे में किन किन लक्षणों को देखा। उसके बाद में एक और पॉइंट था मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनमें हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरबॉक। इन्होंने मेंडल के 1865 में दिए गए प्रयोगों को दोबारा से पुनर्खोज के रूप में अभिव्यक्त किया सन 1900 में। यानी मेंडल के जो नियम थे वो 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं तो हम जो भी पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आनुवांशिकी से संबंधित हैं। इनकी परिभाषाएं हम लोगों को एग्जाम्स के अंतर्गत हमेशा आती रहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आनुवांशिकी से संबंधित इन परिभाषाओं के बारे में, आनुवांशिक शब्दावली के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो शब्द आता है जीन। जीन होता क्या है, यानी कि जीन एक वह कारक होता है डियर स्टूडेंट्स जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, एक लक्षण को प्रभावित करता है, एक लक्षण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेंडल द्वारा जो उपयोग में ये जो कारक शब्द लिया, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, यानी मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को ही जॉनसन ने क्या नाम दिया, जीन। यानी प्रश्न ये उठता है कि जीन नाम किसने दिया, तो जॉनसन ने। डियर स्टूडेंट, याद करने के लिए जीन जॉनसन, यानी कि एक ही शब्द से है जीन जॉनसन, याद रह जाएगा आसानी से। यानी जीन नाम किसने दिया, जॉनसन ने। जीन होता क्या है, यानी वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। लक्षण यानी कोई भी हो सकता है, बीज का रंग, बीज की आकृति, लंबाई, कुछ भी हो सकता है। जो 7 लक्षण उन्होंने लिए जीवों के ऊपर, तो उन्होंने जीन को ये परिभाषित किया। मैं एक बार फिर परिभाषित करके बोल रहा हूं, यानी वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को ही जॉनसन ने जीन नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि युग्म विकल्पी, युग्म का मतलब तात्पर्य से होता है जोड़ा, यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्प क्या कहलाते हैं, दो युग्म विकल्प युग्म विकल्पी कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे युग्म विकल्प यानी कि जीन का कोई एक लक्षण लिया, जैसे लंबाई के 2 विकल्प थे डियर स्टूडेंट्स, एक था लंबा और एक था बौना। 2 विकल्प ले, लंबेपन को दोनों कैपिटल टी से और बौनेपन को दोनों स्मॉल टी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीसरा है समयुग्मजी, यानी कि समान युग्मक हो। समयुग्मजी यानी कि जिसमें समान युग्मक आते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो समयुग्मजी कहलाते हैं। यानी कि किसी कारक को प्रभावित करने वाले, जीन के कारक को प्रभावित करने वाले विकल्पों में दोनों कैसे होते हैं, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प समान होते हों। जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्प समान होते हैं, उसे समयुग्मजी कहते हैं। तो ये कैसा है, इसमें समयुग्मजी है, समयुग्मजी। इसको भी हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। क्यों, क्योंकि ये दोनों विकल्प कैसे हैं, दोनों स्मॉल टी, दोनों कैपिटल टी, तो दोनों ही क्या हैं, समयुग्मजी हैं डियर स्टूडेंट्स।
मैं फिर एक बार बता रहा हूं, समयुग्मजी यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विकल्प समान होते हैं उसे समयुग्मजी कहते हैं। विषम युग्मजी यानी कि इसमें क्या होता है, असमान युग्मक। विषम युग्मजी यानी इसमें क्या होते हैं, असमान युग्मक। असमान युग्मक में कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध लंबा। ये क्या होता है, अशुद्ध लंबा। दोनों युग्मक कैसे हैं, अलग है, विषम है, एक कैपिटल और एक स्मॉल है। तो ये कैसा है, यानी कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित होता है और उसमें उसके दोनों युग्म विकल्प कैसे होते हैं, असमान होते हैं। दोनों युग्म विकल्प डियर स्टूडेंट असमान होते हैं, उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। इसके बाद में आता है लक्षण प्रारूप, यानी कि किसी भी जीव की जीन की बाह्य प्रतीति उसका लक्षण प्रारूप कहलाती है। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति यानी कि बाहर से वो सजीव कैसा दिखाई दे रहा है, वो उसकी क्या है, लक्षण प्रारूप है। बाह्य प्रतीति यानी लक्षण प्रारूप होता है। डियर स्टूडेंट्स, जीन प्रारूप वो तो था लक्षण प्रारूप, यानी जो लक्षण को बता रहा है बाहर से, और दूसरा आता है जीन प्रारूप, यानी कि जो जेनेटिक्स संरचना यानी आनुवांशिक रचना है, जीनी संरचना को बता रहा है। तो ये बाह्य प्रतीति थी और ये आनुवांशिक आंतरिक प्रतीति होती है डियर स्टूडेंट्स। यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो जीन प्रारूप होता है, जीन प्रारूप में लक्षण प्रारूप और लक्षण प्रारूप के बाद जीन प्रारूप, यानी किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। अगला आता है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो लक्षण आता है और अपना प्रभाव प्रदर्शित करता हो। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आता है और अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। यानी कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। F1 पीढ़ी हम देखेंगे यहां पे, F1 पीढ़ी, जैसे यहां पे मैंने एक लक्षण ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दोनों स्मॉल टी। अब यहां से दोनों ये क्या है, एक शुद्ध लंबा है और एक कैसा है, शुद्ध बौना। इन दोनों में यदि संकरण कराया जाए तो ये सभी पौधे कैसे हुए, अशुद्ध लंबे। कौन सी पीढ़ी में है ये, F1 पीढ़ी में। तो डियर स्टूडेंट्स, F1 पीढ़ी में जो कोई अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वो कैसा होता है, प्रभावी लक्षण होता है। अर्थात वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वो प्रभावी होता है। अप्रभावी, इस पीढ़ी में लंबे पन्ने तो कह दिया, हम बोल रहे हैं अशुद्ध लंबे, बोने शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पे अप्रभावी कौन हुआ है, बोनापन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है एक संकर संकरण। एक संकर यानी कि केवल एक ही लक्षण को लेकर के पादपों में संकरण कराया जाता हो, यानी कि वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन होता है। वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन होता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे केवल कौन सा लक्षण ले रहे हैं एक ही संकरण में, शुद्ध लंबा। इसके बाद में द्विसंकर संकरण। डियर स्टूडेंट, द्विसंकर संकरण क्या है, यानी कि ये भी एक वह संकरण होता है जिसमें द्वि यानी कि दो लक्षणों की वंशानुगति का जिसमें अध्ययन किया जाता हो, दो लक्षणों की वंशानुगति का जिसमें अध्ययन किया जाता हो, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसी तरीके से त्रिसंकर संकरण,
यानी कि वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन होता है वो त्रिशंकर संकरण होता है, और 3 से अधिक जिन लक्षणों का 3 से अधिक लक्षणों का जिसमें संतति में अध्ययन करेंगे, लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन होता है, वो होता है बहुसंकरण। बहु यानी बहुत से लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता हो, उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। इसके बाद में आता है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में क्या होता है कि F1 पीढ़ी का संकरण, यानी जो हमें पहली पीढ़ी में जो हमें प्राप्त होते हैं उन पौधों का संकरण किसी अप्रभावी जनक वाले, अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं जैसे F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका संकरण हम किसके साथ में करेंगे, अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले के साथ में। अप्रभावी कौन सा है, टी, यही है। इसके साथ में हम करेंगे तो ये कैसा संकरण है, परीक्षण है, परीक्षण संकरण। दूसरा है इसी में संकर पूर्वज या पश्च संकरण। संकर पूर्वज या पश्च संकरण वह संकरण होता है जिसमें डियर स्टूडेंट्स F1 पीढ़ी में पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक के साथ, किसी भी एक जनक के साथ कराया जाता है, किसी भी एक जनक के साथ कराया जाता है तो कैसा है, संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहलाता है। कोई सा भी जनक ले सकते हैं, कैपिटल टी यानी कि परीक्षण लिया है, इसमें हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं इसके स्थान पे कैपिटल टी। इसके बाद में आता है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण में क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा क्या है, व्युत्क्रम संकरण के लिए यदि हम देखें डियर स्टूडेंट्स तो इसमें हम लोग माना ए युग्मक ये नर युग्मक है और बी क्या है, स्मॉल टी मादा युग्मक है। इन दोनों के मध्य में संकरण कराया। इसके बाद में ये दोनों कैपिटल टी को हमने क्या माना, नर युग्मक। अगले संकरण में हम क्या करते हैं, दोनों कैपिटल टी को हम क्या मान लेते हैं, मादा युग्मक, उल्टा इसके, और इसको क्या मान लिया जाए, नर युग्मक। फिर इनके मध्य में संकरण कराया जाए तो ये कैसा होगा, व्युत्क्रम संकरण होता है। डियर स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम यानी संकरण जिसमें ए पादप कैपिटल टी को नर युग्मक और बी पादप स्मॉल टी को मादा युग्मक मान लिया जाए, तथा द्वितीय संकरण के दौरान तथा दूसरे संकरण में ए पादप को कैपिटल टी को मादा युग्मक और स्मॉल टी को नर युग्मक मान लिया जाए तो ऐसा संकरण व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। इसके बाद में बात आती है जनक पीढ़ी की, जिससे F1 संतति प्राप्त हुई। यह F1 संतति प्राप्त किससे हुई है, इससे हुई है। तो यहां ये क्या है, जनक पीढ़ी। इसको किससे व्यक्त करते हैं, P से। ये क्या है इसमें, जनक पीढ़ी, इसको P द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में F1 पीढ़ी जो इससे प्राप्त हुई है, ये कौन सी है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में यदि हम संकरण करा दें, F1 पीढ़ी में यदि संकरण करा दिया जाए तो इससे जो प्राप्त होगा, दोनों कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, दोनों स्मॉल टी, यानी कि इससे जो प्राप्त हुआ है कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जनक पीढ़ी से जो प्राप्त होने वाली पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के मध्य में जो संकरण कराया जाता है वो F2 पीढ़ी कहलाती है। इसके बाद में आता है एक संकर अनुपात, यानी कि एक लक्षण में जो अनुपात हुआ है, एक संकरण अनुपात में जो अनुपात प्राप्त होता है तो उसमें अनुपात जैसे यहाँ पे प्राप्त हो गए। हम देखते हैं कि यहाँ 3 पौधे, ये कैसा है, लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा, ये बौना है, तो 3:1। ये कैसा अनुपात है, इसका लक्षण प्रारूप है। जीन प्रारूप में अगर हम देखें तो इसमें एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे अशुद्ध लंबे और एक पौधा शुद्ध बौना, तो 1:2:1। ये कैसा है, इसका जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप अनुपात।
एक संकर अनुपात, द्विसंकर संकरण में भी हम लोग अनुपात प्राप्त करते हैं, यानी दो लक्षणों को लेकर के जो F1 और F2 पीढ़ी में जो अनुपात प्राप्त किए जाते हैं वो द्विसंकर संकरण अनुपात कहलाते हैं। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक मैंने कराया है आनुवंशिक शब्दावली का आपकी समझ में आ गया होगा। घर पर अध्ययन करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।